नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। आतंकी बारूदी कार साजिश के कितने तार? जी हां, उकासा का आतंकी हैंडलर डॉक्टर उमर अपनी ही मौत मारा गया। वो उसी कार में सवार था जिसमें धमाका हुआ। मां के डीएनए से उसकी हड्डियों का सैंपल मैच हुआ है। उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, जिसका कनेक्शन फरीदाबाद में निकला। एनआईए को जांच के दौरान उमर मुजम्मिल की डायरी भी मिली है, जिससे इस आतंकी साजिश का कोड डिकोड होगा। उमर को दिल्ली धमाके से पहले कैमरे में कैद किया गया है। उधर यूपी के कानपुर में भी डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया है, जिसका कनेक्शन डॉक्टर शाहीन से बताया जा रहा है। उधर फरीदाबाद, लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक जांच एजेंसियां सुराग खंगाल रही हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। खतरा लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, यानी कि देश के तमाम राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और एक के बाद एक कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी इस मामले को लेकर लगातार हो रहे हैं। डॉक्टर उमर इलाज का बहाना या आतंक का ठिकाना, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि पुलवामा से फरीदाबाद तक कौन बुन रहा था आतंक का ये जाल? उमर मुजम्मिल की डायरी ब्लास्ट का ब्लूप्रिंट क्या? दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मास्टरमाइंड कौन? हालांकि इसके जो मास्टरमाइंड है उनके भी अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इस ब्लास्ट को अंजाम किसने दिया, यह अब पुख्ता तौर पर बिल्कुल साफ हो चुका है। नाम है उमर। लेकिन सवाल यह है कि क्या जैश ए मोहम्मद के इशारे पर यह पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था? कानपुर से जम्मू कश्मीर और एक ही साजिश की ये जो कड़ी है, ये किस ओर इशारा करती है? डॉक्टर उमर के मारे जाने से क्या यह खत्म खेल हो चुका है या अभी भी बाकी है? इसमें बहुत कुछ है। कानपुर से आरिफ की गिरफ्तारी, ये साजिश कितनी गहरी है? जैश का नया खाका क्या है? भारत के कितने शहरों में इसने अपने पैर पसारे हुए हैं? पुलवामा के बाद ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला देश की राजधानी दिल्ली में हुआ कैसे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील पंडित जी, माफ कीजिएगा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ आईजी आर.के. भार्गव जी, थैंक यू। और रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सुनील पंडित जी आप ही के पास आ जाता हूं, और सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो गाड़ी चला रहा था, जिसने रेकी की थी, जो 3 घंटे तक पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठा रहा, उसके बाद वो 7 बजे के करीब गाड़ी को बाहर लेकर के आता है, उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और ऐसा लग रहा है कि ये फिदाइन हमला था। और डीएनए से ये पता चला है, उसके माता पिता की जब जांच की गई तो उससे ये पता चलता है कि जो उमर है उसी ने इसको अंजाम दिया है। कैसे देखें इसको? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मुझे ये कहना है कि ये जो भी टेरर अटैक्स जब भी ये होता है, जनरली एक मोडस ऑपरेंडी कॉमनली हमें ये देखने को मिलता है कि हैंडलर्स जो इनका जो होता है, वो हमेशा बाहर कहीं से बैठ के इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जी। बट अभी सबसे चौंकाने वाला चीज जो निकला है वो ये है कि इस बार जो है इसका जो लिंक है ना, वो टर्की को कनेक्ट हो रहा है। अगर आपने देखा है तो टर्की और अजरबैजान, ये जो कंट्रीज है, ये हमें बताए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर कि कुछ पॉलिटिकल और कुछ फाइनेंशियल गेन्स के लिए हम हमारा जो जो हम वतन जो बोलते हैं उनको, यानी कि उनका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड, इस्लामिक क्लोजेस्ट फ्रेंड जो पाकिस्तान है, जिनको वो बुलाते हैं अपना सबसे अच्छा दोस्त, उनको हम कभी नहीं छोड़ सकते। ये उनका जो था, ये स्टेटमेंट था जो टर्की ने दिया था उस टाइम पे। अगर आप देखेंगे तो ये जो नेटवर्क जो इंडिया के खिलाफ जो साजिश जो रच रही है और ऐसे वारदातों को अंजाम दे रही है, ये सारे कहीं ना कहीं ये तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अभी जो है, इट इज नॉट लिमिटेड अभी पाकिस्तान तक, ये बाहर भी फैल रहा है। अगर ये देखा जाए तो ये जा रहा है बांग्लादेश की तरफ भी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लिंक हमें मिल ही जाएगा। और ऑलरेडी टर्की के साथ हमने ये वाला जो है, ये लिंक हमने जोड़ी दिया है। एंड दूसरा इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, अभी इनको पता चला है कि जो रेगुलर इससे पहले ये करते थे,
उन्हीं तरीकों से अगर ये काम करते रहे तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है और इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इनके सामने इनका कोई काम चलने वाला नहीं है। ये जान चुके हैं, चाहे वो कोई भी टेररिस्ट आउटफिट हो। जी। अभी ये जो है ये काम करने लगे हैं बाय टारगेटिंग द व्हाइट कॉलर्स। इसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो बोलते हैं, यानी कि जहां पे कोई शक आ ही नहीं सकता, ऐसी जगह पे ये अपना जो है मिशन को जो है वो अंजाम देने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो डायरी जो बरामद हुई है उसमें रिपीटेडली ऑपरेशन ऑपरेशन, ये बहुत बार इसको जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये पाया है। सिक्योरिटी एजेंसीज जितने भी मतलब ये डायरी उमर और एसोसिएट जो मुजम्मिल शकील जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से जो अरेस्ट हुआ है, जी। द वर्ड ऑपरेशन है रिपीटेडली उसमें मेंशन हुआ है। एंड वो ये भी रिवील हुआ है वहां पे कि स्पेक्टाकुलर सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो करना चाहते थे इस पे। तो ये है चाहते हैं। एंड हमारी जो है सिक्योरिटी एजेंसी बहुत अच्छे काम किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक मिस हुआ जो प्रोबेबली उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी में उनको ये जो है वारदात को अंजाम देने में उनको मजबूर कर दिया। या प्रोबेबली अगर अपने प्लान के तरीके से अगर वो आगे बढ़ते तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ा करना चाहते थे, ये नहीं होना था। बट प्रोबेबली जो बहुत बड़ा होने वाला था इससे बड़ा, उसको हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उन्होंने टाला है। ये मेरा कहना है। जी ठीक है। सुनील जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। आर के भार्गव जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से सुनील जी कह रहे हैं कि भाई आप इसको सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे समझ आता है कि आप बांग्लादेश, टर्की को भी इसमें शामिल कर लीजिए, और हो सकता है कि आने वाले समय में जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो कुछ और भी देश इसमें शामिल हो जाएं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें पाया जाए, चाहे वो दूर से ही सही। तो क्या आप इससे ताल्लुक रखते हैं? ऐसा है क्या? देखिए, ये बात तो पक्की है कि आज से कुछ समय पहले तक इसमें पाकिस्तान का ही हाथ होता था, लेकिन अभी जिस तरह से बांग्लादेश ने करवट बदली है, तुर्की पाकिस्तान को जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नकारा नहीं जा सकता, बल्कि उसके काफी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये कहते हैं कि शायद उनका भी हाथ हो। बांग्लादेश का अभी तक हाथ क्लियर नहीं आया है, लेकिन तुर्की का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ गया है। ये तो एक बात थी कि कौन कौन है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है फंडिंग की। देखिए, जो टेररिस्ट या जो ऑपरेटर होंगे, इसको करने वाले होंगे, वो तो या तो यहां से होंगे या पाकिस्तान से होंगे, हो सकता है कुछ बांग्लादेश से भी आए। क्यों? क्योंकि उनके लिए यहाँ मिक्सअप होना बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान वही है जो यही हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, चाहे वो कश्मीर से आए, केरल से आए या बंगाल से आए, कहीं से भी आए। लेकिन इसके अलावा जो उन्हें दूसरी सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है फंडिंग की। और वो फंडिंग पाकिस्तान से तो आ ही रही थी, लेकिन अभी उसमें जो इंडिकेटर्स मिले हैं वो तुर्की के भी मिले हैं। इसमें से 2 डॉक्टर तुर्की गए, वहां जाकर के उन्होंने पैसा लिया या खाली उनका इंडॉक्ट्रिनेशन हुआ या किस पर्पज से गए थे, ये अभी जांच का हिस्सा है, उसमें चल रही है जांच के आधी अधूरी जांच के ऊपर कोई भी उस पे जजमेंट पे पहुंचना शायद ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही लेकिन बात। ये बात पक्की है कि बिसाइड्स जो यहाँ पर ऑपरेटिव है, उसके अलावा जो फंड है वो हमें दूसरे देशों से भी इन टेररिस्ट को मिल रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा अभी कहानी चल रही है, या ये कहिए कि एक इशू चल रहा है, जिसके लिए सरकार, पब्लिक, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसके लिए वरीड है, वो ये है व्हाइट कॉलर जॉब वालों का इसके अंदर शामिल होना। अभी तक जो मैंने देखा है उसमें ज्यादातर वो आते थे जो गरीब घर से होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे, जिनको ब्रेन वॉश करना, इंडोक्ट्रिनेट करना आसान होता था, जो मदरसे से निकल करके आते थे। लेकिन ये अभी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो आया है अभी ये डॉक्टर्स का, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर का जो एक प्रोफेशन है, इट इज कॉल्ड नोबल प्रोफेशन, और आमतौर के ऊपर डॉक्टर को पूरी सोसाइटी में इज्जत भी मिलती है, उनको सुना भी जाता है, उनके ऊपर कभी
शक की नजर नहीं जाती है, दूसरे पे जा सकती है लेकिन डॉक्टर के ऊपर कम जाती है। हम्म, उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना अपनी गतिविधियां को यहाँ पर फैलाने के लिए, उनको यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हम्म, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, ये एक लंबा विषय है जिसके ऊपर मैंने काफी कुछ देखा है, पढ़ा है, सोचा भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता की विषय आम पब्लिक के लिए है कि किसी के ऊपर भी आज की तारीख में आंख बंद करके विश्वास करना वो शायद सही नहीं होगा, बल्कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी इस बात को छोड़ करके कि कौन क्या है उसको नजर रखनी पड़ेगी, और जो भी कोई क्लू मिलता है, जहां भी कोई खबर मिलती है या इशारा मिलता है, उसके ऊपर उनको के पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। लेकिन सुनील जी, वो कहते थे ना कि भाई जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का भी ब्रेन वॉश हो सकता है। मतलब ये तो वाकई में हैरत में डालती है ये बात कि पढ़े लिखे आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपके पास न पैसे की कोई कमी होगी, आपको पूरा मान सम्मान भी मिल रहा होगा, समाज में एक अच्छा खासा नाम भी आपने कमा लिया था, उसके बावजूद भी आप आतंकी रास्ते पर आ गए, आतंक का रास्ता आपने पकड़ लिया। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, एक आपने जो कहा कि जो पढ़े लिखे हैं वो आतंकी बन रहे हैं, बट हमने यहाँ पे एक और एंगल ये देखना है कि कहीं क्या ऐसा तो नहीं था कि ये ऑलरेडी इंडोक्ट्रिनेटेड थे और उसके बाद इनको भेजा गया कि आप जाओ अपना पढ़ाई लिखाई करो, ताकि किसी को ये शक ना आए कि आप जब टेररिस्ट एक्टिविटीज करेंगे तो ये किसी को नहीं पता चले कि ये आप कर रहे हैं और ये आप कर सकते हैं। ये वाला एक एंगल है। ये बचपन से हो सकता है, ये ऑलरेडी इंडोक्ट्रिनेटेड हो, इनको ऑलरेडी रेडिकलाइजेशन हो चुका हो और इनको भेजा गया कि आप जाके पढ़ाई करो और आप बन जाओ व्हाइट कॉलर जॉब, जो भी है जो आपको करना है आप जाके वो करो। करते करते ऐसे साजिश जो है इसको आप अंजाम दो और लोगों को मारो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो हमें एक देखना है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये आई एम श्योर ये आज का नहीं है, शायद ये कोई विजनरी होगा, एक विजनरी टेररिस्ट जिसको पता चला हो कि बहुत पहले कि ऐसा दिन आएगा जब इनका जो रेगुलर एक्टिविटीज है, जिस हिसाब से इनका मॉडस ऑपरेंडी, एक प्लान ऑफ एक्शन जो होता है, इसको चलाने में उनको दिक्कत हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो या चाहे वो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी सतर्कता की वजह से हो। इसकी वजह से किसी ने, दिस हैज बीन फोरसीन, उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, तब जाके इन्होंने एक ऐसा अपना विंग भी चालू कर दिया होगा पहले, जहां पे इन्होंने सोचा कि हमारे पास भी बस ये गरीब बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पास भी होंगे जो डॉक्टर्स जिनको हम ही बनाएंगे और हम इनको इस्तेमाल करेंगे गजवाए हिंद, हिंदुस्तान के खिलाफ। ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी हो। ये मेरे हिसाब से ये आज का नहीं है, बहुत पहले से ये चालू हो चुका था। ये पहली चीज है। और ये जो भी कर रहे हैं इसका इंपैक्ट ये है कि जो निकला है वो अलग चीज है, जो हम देख रहे हैं वो अलग चीज है, वो तो है, दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कितने स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं। और ये स्ट्रैटेजी कहीं इन्होंने ऐसे स्लीपर सेल्स हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में तो बना के नहीं रखे हैं। ये और कौन कौन से बड़े सिटीज में है और कौन कौन से छोटे सिटीज में है, जहां पे ये लेजिटिमेट जॉब जो करते हैं, लेजिटिमेट रिकॉग्नाइज्ड जॉब्स पे द गवर्नमेंट जो कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देके, उनको फंडिंग करके, उनको ये पूरा सपोर्ट, बैकग्राउंड सपोर्ट देके उनको ये करवा रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है और इसका जांच जो है मेरे हिसाब से सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, बिकॉज लिंक जब एक निकलता है तो सिक्योरिटी एजेंसीज उसको देखने का तरीका बहुत अलग होता है, उनका सोचने का तरीका ही अलग होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमें जो दिखा है अभी, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग और अभी बहुत खुलासा होना बाकी है, बहुत सारे अरेस्ट होंगे और इन सबके खिलाफ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बस पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान और भी बहुत और देशों के साथ मिलके ये हिंदुस्तान के खिलाफ ये कर रहा है एंड इसका जो है अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म इज द न्यू मोडस ऑपरेंडी ऑफ टेररिस्ट एंड ये जाने वाला नहीं है, दिस इज हियर टू स्टे।
we have to be more careful about it. लेकिन आरके जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि भाई जिस तरीके से अब लगातार तुर्की का इन्वॉल्वमेंट तो सामने आ ही चुका है और पाकिस्तान से बिल्कुल सीधे तौर पर रहता है, वो माने ना माने वो तो कभी नहीं मानता है खैर, और बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है कि आने वाले समय में दिखने को मिले हमें, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी अभी हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो दुनिया क्या इन सबको नहीं देख रही है कि किस तरीके से जो लोग इनको, जो देश इनको सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को या टर्की को, तो क्या उनको ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये क्या कर रहा है, किस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे ये आतंकवाद को आगे बढ़ा रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों में ये संलिप्त पाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं। तो दुनिया क्या इन सब चीज़ों को नहीं देख रही है, खासतौर पर वो देश जो इनको सपोर्ट करते हैं, इन देशों को? देखिए, पाकिस्तान आज से नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो बहुत पहले से कर रहा है और जो भी कर रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन देखिए, हर देश का अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कोई भी देश हो। हमारा भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट है, अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट है, रशिया का सेल्फ इंटरेस्ट है। और सबसे पहले आप आइए चाइना के ऊपर। देखिए, चाइना में 4 बार 5 बार अजहर मसूद को टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में उसने वीटो किया 4 बार। क्या उसे नहीं पता कि ये क्या करते हैं, पाकिस्तान में अंदर बैठे हुए ये क्या करते हैं? लेकिन फिर भी सारा कुछ जानते बूझते भी, जबकि बाकी दुनिया के सारे देशों ने इनको आतंकी घोषित करने के लिए मोहर लगा दी थी, लेकिन उसके ऊपर चाइना ने वीटो लगा दिया। तो वो उसका अपना इंटरेस्ट था, सेल्फ इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर जो टेररिस्ट बैठे हैं उनको सपोर्ट करना, ताकि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर उसका दबाव बनाए रखा जा सके। देखिए, कहते हैं कि एक देश दूसरे दुश्मन से, जो उसका कहते हैं कि दुश्मन नहीं भी हो तो अभी उसका रकीब अगर है, चलिए सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। ठीक है, यही सवाल मेरा आपसे है सुनील जी, यही सवाल मेरा आपसे है। अगर मेरा सवाल आपने सुना हो तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इनका एक बार सवाल रिपीट करेंगे प्लीज जी, थोड़ा सा ऑडियो में। हाँ, मेरा सवाल ये था सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से अब पाकिस्तान के अलावा और भी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ रहा है, तो दुनिया को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? खासतौर पर वो देश जो इनको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को, टर्की को या बांग्लादेश को, तो उन सबको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं? देखिए, यही तो बताया ना मैंने, सारे दुनिया के सब देशों को सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि क्या दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर एक का अपना नजरिया है। आवाज आ गई, ठीक है सुनील जी, मैं आ रहा हूँ। सुनील जी मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि मुझे आपके पास मजबूरी में आना पड़ा था, क्योंकि हाँ, भार्गव साहब का ऑडियो चला गया था, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ एक एक करके। हाँ सर, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही कह रहा था जी कि देखिए, आप यहाँ से चाहे टेररिज्म हो या पाकिस्तान में बैठे हुए वहां पर उनके जो आका है वो करें कुछ भी, सब दुनिया को दिखाई देता है, पूरी दुनिया को दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता है, सब दिखाई देता है। लेकिन हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट को लेकर वो अपनी पॉलिसी को तय करते हैं, सेट करते हैं। देखिए, आप मैं अभी जैसे बताया था आपको, चाइना का इंस्टांस दिया था। क्या चाइना को नहीं पता लगता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या उसे नहीं पता कि चाइना, ये पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को फैला रहा है? क्या उसे नहीं पता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में इतना कत्लेआम हो गया, गवर्नमेंट हटा दी गई, चाइना को नहीं पता लग रहा? वही चीज क्या अमेरिका को नहीं पता लग रही? सबको पता लग रही है, हर देश देखता है उसको। लेकिन जो भी घटना है या जो भी इस तरह की चीज है, उसको वो अपने तराजू में तोलता है कि इसमें इन्वॉल्व होने से मुझे फायदा है या नुकसान है। कुछ कंट्री हैं जो रिलीजन के बेसिस के ऊपर, रीजनलिज्म के बेसिस के ऊपर अपने व्यापार को लेकर के दूसरे देश के साथ खड़े होते हैं, लेकिन कहीं भी टेररिज्म को किस तरह से टैकल किया जाए वो तब तक उसके ऊपर नहीं आते जब तक कि खुद उनके यहाँ, उनके आंगन में आग ना लगे। ठीक है, अभी आपने फ्रांस में भी देखा, फ्रांस में टेररिज्म नहीं था, लेकिन वहां पर जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं
उन्होंने वहां पर हमला किया। बेल्जियम में देख लीजिए, जर्मनी में देख लीजिए, अब तो यूके में भी देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से कितने देश आपके साथ आकर के खड़े हुए कि हाँ, ये हिंदुस्तान टेररिज्म से ग्रस्त है। जरूर उन्होंने कहा साहब ये गलत हो गई घटना, ये गलत हो गई, टेररिज्म रुकना चाहिए, सब कहते थे। लेकिन एक्चुअल आकर के जब एक्शन लेने का नंबर आता है, तब वो देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज हमारे फायदे में है और क्या चीज हमारे फायदे में नहीं है। देखिए अमेरिका में जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ था, वहां कौन थे? पढ़े लिखे जो पायलट है। देखिए पायलट भी कोई ऐसा आम आदमी रास्ता चलता नहीं होता, पढ़ा लिखा होता है, उसने इतनी ट्रेनिंग ली होती है, एक अच्छी लाइफ उसको मिल रही होती है, अच्छा पैसा उसको मिल रहा होता है। लेकिन उसने इस तरह के जो घटना थी उसको अंजाम दिया। अमेरिका में हुआ, उस समय हल्ला हुआ सबके अलकायदा ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने अपने हिसाब से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर के मारा। पूरे देशों ने देखा, सबने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने वहां पर लाकर के उसको छिपाया हुआ था पिछले 4-5 साल से, सबने देखा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या किसी ने पाकिस्तान को बायकॉट किया? क्या सिर्फ जरूर मुंह जवानी जरूर बोला कि हाँ भाई ये तो गलत है? अमेरिका ने भी सब देखा कि कहा कि भाई आपका ये अलकायदा का ये जो वार क्रिमिनल है, आप क्या छुपा हुआ था, इतना कहा। लेकिन उसके बाद आज की तारीख में अमेरिका फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। वो कितना ही कहे कि हाँ पाकिस्तान में भी टेररिज्म है, अफगानिस्तान से टेररिज्म आया है, टीटीपी को पाकिस्तान ने पाला, उन्होंने टेररिज्म फैलाया, सब मुंह जवानी बात हुई। लेकिन लौट करके कहाँ आया वो? जहां पर उसको अपना फायदा दिखाई दे रहा। यानी कि अब ये भी खासतौर पर पाकिस्तान तो पहले से था, तो दो जो देश हैं टर्की और आपका ये बांग्लादेश, ये दोनों भी कट्टरपंथ के रास्ते पर चल पड़े। ये अब दुनिया को मानना पड़ेगा। देखिए दुनिया को माने ना माने, देखिए टर्की बहुत पहले से पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। उसने हमेशा हिंदुस्तान का अपोज किया है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, उसने हमेशा पाकिस्तान को कश्मीर के इशू के ऊपर सपोर्ट किया है। तो ये तो टर्की की बात रही। अब रहा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जब तक पहले की गवर्नमेंट थी, वो बहुत हद तक हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंड थे। आज वहां जो सत्ता बदली है, उसमें सारे कट्टरपंथी आ गए हैं। वो वही हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान में थे, यानी जिनको अगर हम कहें कि ईस्ट पाकिस्तान में किस तरह के लोग थे, वही लोग थे जिनकी मानसिकता जो आज वहां पर सरकार है उसकी मानसिकता है। जो पहले उस समय थे 71 से पहले, वो भी एंटी इंडिया थे। आज जो वहां पर है, इनका भी वही जो स्टांस है वो एंटी इंडिया ही है। और उसकी वजह से वहां से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से भी इस तरह की घटनाएं शुरू होंगी। जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, हमें 2 हिस्सों में खतरा होता था, लेकिन पाकिस्तान को यह डर था कि हम उसको 2 हिस्सों में फाड़ देंगे। लेकिन जब 2 हिस्सों में हमने उसे फाड़ दिया, 2 अलग अलग देश हो गए, इंडिपेंडेंट देश हो गए, जो कि अपने अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। आज वही सिचुएशन है। बांग्लादेश बिना किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान की मदद से वो सब कुछ कर सकता है जो पहले ईस्ट पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर करती थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना सुनील जी कि चुनौती अब भारत के सामने और बढ़ गई है। अगर कई और देशों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ता है तो इसका मतलब चुनौती बढ़ गई है। तो उस चुनौती से पार पाना भी अब उसी हिसाब से वो रणनीति बनाई जाएगी कि भाई किस तरीके से, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान के और भी लोग जो है साथ सामने आ गए, और भी जो कंट्रीज हैं वो भी सामने आ गए। तो इसका मतलब तो ये है कि चुनौती बढ़ गई है। जब चुनौती बड़ी हो गई है तो फिर रणनीति भी बड़ी बनानी पड़ेगी। सुनील जी देखिए, इसको मैं 2 पॉइंट्स में इसका जवाब दूंगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इसका 2 पॉइंट्स में जवाब दूंगा। वो ये है कि जब आप एक ग्लोबल पावर की तौर पे जब आपकी ग्रोथ होने लगेगी ना, तब कोई ना कोई जो आपका ग्रोथ नहीं चाहता है वो आपको अपोज करेगा और वो आपको वीक करने की कोशिश करेगा। अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हमारा बॉर्डर्स है, सब में जो है पत्ता ये जो है जो गवर्नमेंट जो है वो बदल चुके हैं। ये आपने देखा है। ये भी यहां तक बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में भी इसकी कोशिश चली थी और अब चल भी रही है अभी भी, लेकिन उनको ये पता चला है कि ये यहाँ पे हो नहीं पाएगा। वो हमारा यहाँ पे जो है सत्ता को नहीं पलट पाएंगे।
इस जब वो ये कंफर्म हो गया कि ऐसा काम वो नहीं कर सकते, जब हमारा गवर्नमेंट चेंज नहीं हो पाएगी, तब ये तो कंफर्म हो गया ना कि इट इज अ वेरी स्ट्रांग गवर्नमेंट और सबकी जवाब मिल जाएगी। तब क्या है, ऐसे प्रॉक्सीज को यूज करके और कंट्री को आप इंटरनली जो है वीक करने की आप कोशिश करेंगे। ये पहली चीज है। और दूसरा, जब ऐसे कंट्रीज मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा, ये ऑलरेडी पता है इंडियन एजेंसीज को, एंड इनका काम क्या है, ये कैसे करेंगे। बिकॉज अगर आप देखेंगे, इस ब्लास्ट से पहले इतने सारे अटेम्प्ट्स, इतने सारे चीजें जो सीज हुए, जिसको यूज करके वो और बड़े बड़े जो है टेररिस्ट अटैक पूरी इंडिया में कर सकते, इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा बहुत हूं। सारे सुनील जी आपका और आर के भार्गव जी आपका बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की।